गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आदर्श निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 12 की ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 2 जो है उसमें गद्य खंड अपन ने कंप्लीट कर लिया है। पद्य खंड जो है वो अपन शुरू कर रखा है, जिसमें अपन ने पाठ संख्या 1 और 2 जो है वो कंप्लीट कर ली है। उनका अध्ययन अपन ने कर लिया है, जिसमें अपन ने उनकी जो आपकी कविताएं हैं उनकी व्याख्या है, कवि का जीवन परिचय है, साहित्यिक परिचय है, कविता का परिचय है, अभ्यास प्रश्नोत्तर है, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है और अन्य महत्वपूर्ण में आपके सौंदर्य बोध और अर्थपूर्ण संबंधित प्रश्नोत्तर जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपने अपने नोटबुक को लिख लिया होगा। आज जो है अपन आपकी पाठ संख्या 3 जो है जिसके कवि है कुंवर नारायण, इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय जो है, कविता का परिचय और कविता की व्याख्या जो अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, कुंवर नारायण, जन्म है इनका 19 सितंबर सन 1927। इनका जन्म कब हुआ है? 19 सितंबर 1927। 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तो, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों काव्य संग्रह है, आत्मजयी प्रबंध काव्य, आकारों के आसपास कहानी संग्रह है, आज और आज से पहले समीक्षा, मेरे साक्षात्कार सामान्य, ये इनकी रचनाएं हैं जो इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में लिखी है। प्रमुख पुरस्कार हैं इनके साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये है इनको मिले हुए पुरस्कार जो इन्होंने की रचनाओं पर इन्हें प्राप्त हुए हैं। अब जो इनकी रचना पंक्तियां हैं दो, न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। तो यहाँ जो है ये कहना चाह रहे हैं कि न जाने कब से बंद, ये मेरा जो दिमाग था, मन था, तो पता नहीं कब से बंद था, एक दिन अचानक से ऐसे खुला जैसे कि काफी समय से बंद पड़ा हुआ दरवाजा किसी ने खोला हो। और जिस प्रकार से किसी अलमारी में रखी हुई पुस्तक जिसको काफी दिनों से संभाला नहीं गया हो और जिस पर धूल मिट्टी गर्द जो है जमा हो जाती है, तो वैसा ही इन्होंने बताया है कि एक दिन अचानक से मेरा दिमाग खुला और ये लेखन कार्य का जो विचार है वो मेरे दिमाग में आया और मैंने लेखन कार्य जो करना। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। सन 1950 में उन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियां और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। तो लंबी कविताओं का दौर शुरू हुआ और उसी समय इन्होंने अपना एक प्रबंध काव्य रचा जिसका नाम था आत्मजयी, जिससे इन्हें प्रसिद्धि मिली। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में बैठ का उछाल, अखबारी सतहीपन और वैचारिक के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संशय और संभ्रम, कृष्णानुकूलता उनकी कविताओं के बीच शब्द है। कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं, तो नागर संवेदना के कवि माने गए। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर व्यक्ति को सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में
सामने आता है। एक पंक्ति में कहे तो उनकी तटस्थ वितराग दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। तो इनकी जो कविताएं हैं, मन में उठने वाली जो संवेदनाएं, भावनाएं हैं, उन सब के बारे में इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। तो ये है आपके कुंवर नारायण का साहित्यिक एवं जीवन परिचय। अब है आपकी कविता का परिचय। यहाँ पर कुंवर नारायण की दो कविताएं ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। तो आपकी कविता के बहाने जो कविता है वो इन दिनों कविता संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है कि वजूद यानी अस्तित्व, शक है कि यांत्रिकता यानी मशीनी युग के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यहाँ एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति यानी अंत निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी मात्र है। तो कविता को भी एक खेल के माध्यम से देखा गया है। इसलिए जहां कहीं रचनात्मक ऊर्जाओं के वहां सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों न हो। तो कविता जो है वो सारी सीमाओं को तोड़ती है। तो ये जो है आपकी फर्स्ट कविता है कविता के बहाने से। फिर है आपकी दूसरी कविता बात सीधी थी पर, जो कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित है। तो कविता का नाम है बात सीधी थी पर, और कहाँ से ली गई है, कोई दूसरा नहीं संग्रह से ली गई है। कविता में तथ्य और माध्यम के गुण उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। कोई भी पेज अगर अपन कसते हैं तो उसके लिए एक निश्चित स्थान बना हुआ होता है, निश्चित खांचा बना हुआ होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। कोई भी अच्छी बात है, अच्छी कविता है, वो तभी बन पाएगी जब सही शब्दों से जुड़ पाएगी। और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ होता जाता है। सहूलियत यानी सावधानी के साथ होता जाता है। तो ये है आपकी दोनों कविताएं जिनका परिचय यहाँ दिया गया है। तो छोटी छोटी कविताएं दी गई है, हिंदी खड़ी बोली जितनी भाषा रही है और सरल सरस प्रवाह में हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग में किया गया है। कविता की जो है विभिन्न प्रकार से तुलनाएं की गई है, कभी बच्चे से की गई है, कभी चिड़िया से की गई है, कभी फूल से की गई है। इस प्रकार से इन सबसे परे हैं और इन सबसे ज्यादा विस्तृत है। कविता के वाहन, तो छोटी सी कविता है, इसको पढ़ेंगे अपन। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया कैसे। तो कविता जो है उसी में क्या बताया गया है, उड़ान बताया गया। जिस प्रकार से चिड़िया की उड़ान होती है, उड़ती है, उसी के समान जो है कविता भी क्या है, उड़ती है। उड़ने से अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पढ़ी जाती है, समझी जाती है या चली जाती है, ले जाई जाती है। चिड़िया के बहाने, जिस प्रकार से चिड़िया की होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, उसी तरीके से कविता जो है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया कैसे। अब कविता की उड़ान तो चिड़िया तो ये सोचती है कि मैं उड़ सकती हूँ, मेरे ही पंख है, कविता के तो पंख नहीं है। लेकिन कविता जो होती है उसके भी पंख होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। पंख से मतलब है कि कोई भी उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकता है। और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक साधन इतने बढ़ गए हैं इंटरनेट के माध्यम से कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ सेकंडों में उसे पहुंचाया जा सकता है। जिस प्रकार से चिड़िया बाहर भीतर इस घर उस घर
सब जगह जा सकती है, बाहर भी उड़ती है, अंदर भी उड़ती है, इस घर में भी जाती है, उस घर में भी जाती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। अब कविता की भी इस तरीके की पंख लगे हुए हैं, वो भी बाहर भीतर इस घर उस घर सब जगह जा सकती है, इस बात को भला चिड़िया क्या जाने। ये तुलना की गई है, बताया गया है कि ये जो सारे कार्य को चिड़िया ही नहीं कर सकती, बल्कि चिड़िया से भी तीव्र गति से और ज्यादा स्थानों तक जो है कविता जो है पहुंचती है। कविता एक खिलना है फूलों के बहार। कविता का खिलना जो है जिस प्रकार से फूल जो खिलता है और खिल करके अपनी सुगंध जो है चारों तरफ बिखेरता है, अपनी महक को बिखेरता है, उसी के समान जो है जब कोई कविता बनती है तो वह कविता जो है वो भी अपनी सुगंध चारों तरफ फैलाती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, फूल तो ये सोचते हैं कि भाई मैं ही खिलता हूँ, मैं ही अपनी सुगंध बिखेरता हूँ, बल्कि कविता ऐसा थोड़ी कर सकती है। वो कविता का खिलना क्या जाने, कविता भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पढ़ी जा सकती है, देखी जा सकती है, समझी जा सकती है, उस चीज को क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। बाहर है, भीतर है, इस घर है, उस घर है, इस चीज को कविता, इस चीज को फूल है वो क्या जाने। वो तो ये सोचते कि मैं ये अपनी सुगंध जो है बाहर भीतर एक घर से दूसरे घर तक फैला सकता हूँ बिना मुरझाए महकने के बाद। अब फूल जो है खिलता भी है, मुरझा भी जाता है। जब खिलता है तो उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है, और जब मुरझा जाता है तो एकदम से रुक जाती है। तो कविता इस चीज को क्या जाने, क्योंकि वो हमेशा खिलती रहती है, हमेशा ही खिली हुई रहती है। इस चीज को फूल क्या जाने की कविता जो है नहीं। तो ये है फूल और कविता की तुलना। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। तो जिस प्रकार से कविता जो है उसमें भी शब्दों से खेल होता है, उसी प्रकार से बच्चे जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, खेल खेलते हैं। बाहर खेलते हैं, भीतर भी खेलते हैं, इस घर भी खेलते हैं, उस घर भी खेलते हैं, यानी उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती है, किसी बंधन को वो नहीं मानते। उसी प्रकार से कविता जो होती है उसमें भी कोई बंधन नहीं होता कि वो किस जाति के घर में जाएगी, किस जाति के घर में नहीं जाएगी, कौन से देश में जाएगी, कौन से देश में नहीं जाएगी। तो इस प्रकार से कविता जो है वो भी बच्चों के समान जो है बिना भेदभाव के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही। जिस प्रकार से बच्चे के लिए सभी घर एक समान होते हैं, सभी घरों में वो एक समान से खेलता है, आता है, जाता है, उसी प्रकार से कविता जो होती है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी आसानी से पहुंच जाती है, जहाँ उसको पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से इन तीनों चीजों के माध्यम से कविता, चिड़िया, फूल और बच्चे, इन चारों में तुलना करके बताई गई है कि ये सब जो है जैसे होते हैं, एक समान होते हैं। कविता पर भी किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं होती है, कहीं वो पहुंच सकती है, शब्द ही जो है उसके उपकरण मात्र होते हैं। और हमेशा फूल तो फिर भी कुछ समय के लिए खिलते हैं फिर मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता जो होती है वो हमेशा खिलती रहती है, अर्थात हमेशा अपनी महक में खिलती रहती है। हमेशा जितनी बार जब भी उसे जैसे भी पढ़ा जाएगा वैसे ही वो क्या है, एक के बाद एक जो है खिलती चली जाती है। तो ये भी आपकी छोटी सी कविता, कविता के बहाने, साथ ही कवि का जीवन परिचय और कविता का परिचय जो है वो अपन ने पढ़ा है। तो आप जो है कविता को दोबारा पढ़ें और उसकी व्याख्या करके देखें। अब मैंने आपको 2 चैप्टर्स की जो है अर्थ ग्रहण और सौंदर्य बोध संबंधित प्रश्न उत्तर करवा दिए हैं। अब उन दोनों पाठ के माध्यम से आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आपसे अर्थ ग्रहण और सौंदर्य बोध के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। तो आगे अभी जो है हिंदी खड़ी बोली के चैप्टर चल रहे हैं जिसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन आगे अगर हिंदी खड़ी बोली के अलावा अन्य किसी भाषा या तत्सम शब्दों से संबंधित पाठ अगर आता है तो उसमें भी मैं आपको अर्थ ग्रहण और सौंदर्य बोध संबंधित प्रश्नों तक करवाऊंगी, तो वो आप पढ़ लेना। और इस पाठ से जो है अर्थ ग्रहण और सौंदर्य बोध के प्रश्नोत्तर करवाने की आवश्यकता नहीं है, समझाने के लिए मैंने 2 चैप्टर से आपको करवा दिए हैं। बाकी जो अभ्यास प्रश्नोत्तर है वो सभी के करवा रही हूँ, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है वो भी आपको बताऊंगी। तो आप जो है अपना गृह कार्य कंप्लीट कर लें
और अपनी कॉपी जो है मुझे चेक करने के लिए भेजें, क्योंकि जब तक आप अपनी नोटबुक मुझे नहीं भेजेंगे तब तक मैं कैसे पता करूंगी कि आपने कितना कार्य किया है और आप कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, कितनी पढ़ाई आप कर रहे हैं। साथ ही जो है आपको याद करने का काम भी करना है, क्योंकि बाद में अगर आपके पास समय कम रहेगा तो आप जो है इन पाठ को अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे। तो आप इन सबको अच्छे से याद कर ले, समझ ले, और अगर कोई भी परेशानी इनमें आ रही हो आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे की जो कविता है और अभ्यास प्रश्न उत्तर है वो अपन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।